Hey guys, welcome back to the another lecture of Nursing Foundation on this amazing platform of Intense Focus Academy। तो इससे पहले मैंने आपको पेशेंट सेफ्टी के बारे में बताया था, पेशेंट यूनिट का इन्वायरमेंट कैसा रहना चाहिए, क्या ऑप्टिमम इन्वायरमेंट रहना चाहिए, जिसमें बताया था कोई डर्ट नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान में देख के हमें जो यूनिट है उसको एडेक्वेट तरीके से साफ सुथरा भी रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मैंने कल एक टॉपिक कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, पेशेंट पे या पेशेंट यूनिट पे क्या इन्फ्लुएंस रहता है। तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो कहता है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना। इसमें पहला जो है क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पेशेंट के। तो फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में कितना रहना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंसीडर किया जाता है क्या, कंफर्टेबल पेशेंट के लिए। ये जो इन्वायरमेंट, जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल कंसीडर किया जाता है कि अगर इतना टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तो ये पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है, पेशेंट उसमें इजिली रह सकता है। दूसरी ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी की जब बात करें, ह्यूमिडिटी कहते हैं कि ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेंगे अगर तो क्या कहेंगे, मॉइस्चर इन द एयर, है ना। होल्ड ऑन। देखेंगे ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, मॉइस्चर इन एयर, है ना, या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। कितना मॉइस्चर होगा एयर में उसको क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहते हैं। उमस आपने सुना है ना, उमस कहते हैं ना, उमस हो रहा है तो कितना रहना चाहिए मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो है कितना है 40 to 60% रहना चाहिए एयर में। उससे ज्यादा होता है तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है पेशेंट को, या उससे कम भी रहता है तो वो भी डिस्कम्फर्टेबल रहता है। तो एटलीस्ट 40 to 60 ये हमारा जो रेंज है 40-60% ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। द सेकंड वन, अगला क्या चीज है जो इन्फ्लुएंस करेगा एनवायरमेंट में, ठीक है, इनमें से जो पेशेंट को इन्फ्लुएंस करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो द नेक्स्ट वन इज एयर मूवमेंट, ठीक है। एयर मूवमेंट की जब भी बात आएगी तो हम देखेंगे एयर मूवमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं पेशेंट की यूनिट को, या पेशेंट के रहने जो वहां पे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। तो जो फर्स्ट वन इज, अगर हम एयर मूवमेंट में देखें तो क्या होता है, पहला प्रॉपर वेंटिलेशन। किसी भी यूनिट में सबसे जरूरी चीज होती है वेंटिलेशन का प्रॉपर तरीके से होना। अगर हम सिर्फ एक खिड़की खोलते हैं और हमने उसके जो हवा आ रही है उसको एग्जिट के लिए कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है सपोज दैट, तो फिर वो दिक्कत होती है ना कि वो वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं होता है और चीजें जो है ना, मॉइस्चर जो ज्यादा भरता है या फिर बाकी सारी चीजें जो है वो सही तरीके से, एयर का जो बदबूदार ऑर्डर होता है जो आगे हम पढ़ेंगे वो सही तरीके से रिफ्रेश नहीं होता है, फ्रेश एयर नहीं आ पाती है, और जो पुरानी एयर है, जो ओल्ड एयर है वो एग्जिट नहीं हो पाती है। तो वो सारा मिक्सचर हो जाता है और पेशेंट के लिए वो जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं रहता है। और वो फेवरेबल किसके लिए रहता है, वो फेवरेबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो उस केस में बढ़ जाते हैं। तो एयर में पहले क्या चीज मैंने आपको बताया कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फ्रेश एयर, ठीक है। फ्रेश एयर शुड कम, है ना। फ्रेश एयर का आना जरूर एकदम बहुत जरूरी होता है। फ्रेश एयर शुड मस्ट कम एंड एग्जिट्स एज वेल, ओके, गॉट इट। तो ये आना भी चाहिए फ्रेश एयर का और एग्जिट भी जरूर होना चाहिए ना। विदाउट एग्जिट प्रॉब्लम हो जाती है, अगर सिर्फ एयर आती है और उसका एग्जिट नहीं होता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज, इसमें जो एयर मूवमेंट में और क्या चीज होगी, नॉट टू मच टू कॉज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है तो दोस्त, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, है ना, सूखा। इतनी भी एयर नहीं आनी चाहिए कि उसमें इतना ना, सूखा एयर जो है हमारी वार्म एयर जो आएगी तो इतनी भी नहीं आनी चाहिए कि वो सूखा कर दे ना, जो ड्राई हो जाए लिप्स। कभी देखो गर्मियों की सीजन, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी जो लिप्स है वो ड्राई होने लगती है, जो हमारा जो माउथ है वो एकदम ड्राई होने लगता है। हम पानी ज्यादा पीते हैं तब हमें जाके डिहाइड्रेशन होने से बचते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, हम सूखने लगता है मुंह, हमारा जो नोज होता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, वो नोस्ट्रिल से ब्लड कभी होता है ना, ज्यादा सूखने से ब्लड आने लगता है नोस्ट्रिल से, फ्लेयर हो जाते हैं, जैसे एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस में उस केस में ये हो जाता है। तो उतना भी ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को दिक्कत हो जाए, तो ज्यादा भी एयर का सूखा नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना है। द नेक्स्ट वन इज डर्टलेस और डर्टलेस, है ना, डस्टलेस और डर्टलेस।
एयर जो होनी चाहिए वो डस्ट वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो वैसी कंडीशन खिड़की खोली और पूरा उधर से धूल पे धूल आ रहा है, ठीक है, या फिर पूरा गंदगी आ रही है, डस्ट है जो पूरे रूम में। आप अगर लाइनिन को, जो भी लिनन होता है हमारा, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिनन, चादर जिसे कहते हैं ना, बेडशीट और लिनन, तो आपने लिनन को उस रूम में ही झाड़ दिया, ठीक है। सबसे बहुत बड़ी चीज होती है कि लिनन को हमेशा जेंटली झाड़ना है, ठीक है। साफ सफाई करने के लिए सबसे जेंटली लिनन को झाड़ना और रूम के बाहर झाड़ना है, ठीक है। जो पेशेंट का यूनिट है उसके इर्द गिर्द ही नहीं आप आके झाड़ दो, या फिर जो ड्राई क्लीन करने के लिए हम जब देते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि डस्टलेस और डर्टलेस होना चाहिए ना, धूल गंदगी नहीं रहनी चाहिए यूनिट में, और उसका जो इन्वायरमेंट है वो इन सब चीजों से फ्री रहना चाहिए, ठीक है। डर्ट फ्री रहना चाहिए, डस्ट फ्री रहना चाहिए। लिनन जो है वो बाहर सॉफ्टली और जेंटली हम उसे वाइप करते हैं या झाड़ते हैं, ताकि जो सफाई हो, जो धूल हो, वो पेशेंट के पास नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर पेशेंट के पास डस्ट हो या डर्ट जाएगी तो यार एक चीज तो कॉमन है कि रैदर उसको हेल्दी होने की बजाय ये डस्ट जो है क्या करेगी, सीवियर तो नहीं कह सकते, बट सडन सीवियर नहीं होता है, बट माइल्ड एलर्जिक है ना, माइल्ड एलर्जिक एक्टिविटीज, और यू कैन कॉल रेस्पिरेटरी एलर्जीज, है ना। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कह लो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। द नेक्स्ट जो चीज आती है वो लाइटनिंग है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है वो लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में क्या होता है, प्रिवेंट ग्लेयर्स, है ना, ग्लेयर्स को बचाना है, चमक जो होती है उससे बचाना है। और जो अगला आता है कि अवॉइड डायरेक्ट लाइट ऑन फेसेस एंड आईज, है ना। तो आंखों पे और फेस पे डायरेक्ट लाइट, जो लाइट है उनको आने से बचाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने जो जलाया, जो आपको लाइट का जो सोर्स है इन्वायरमेंट में, वो पेशेंट के सीधे आंखों पे आ रहा है, पेशेंट के सीधे फेस पे आ रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट करता है। या फिर ऐसा भी ना हो कि उसके चमक उसके आंखों पे आ रही हो। कोई होता है ना जो मिरर होती है वो रिफ्लेक्टिंग मिरर होती है, आप देखोगे कि मैं जब इधर से अगर लाइट दे रहा हूँ तो मिरर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होगी वो इधर रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर पेशेंट हमारा यहाँ बैठा है या फिर यहाँ अगर बेड रिडन है, तो अगर इन केस लाइट की कंडीशन हमने यहाँ रख दी तो वो रिफ्लेक्ट करके क्या आएगी, ग्लेयरिंग क्या होगी, वो पेशेंट के फेस पे होगी या पेशेंट के आईज पे होगी। वो कंफर्टेबल नहीं होगा पेशेंट के लिए। वो पेशेंट क्या करेगा, बहुत सारी चीजें दिक्कतें करेगा और वो डिस्कम्फर्ट में जा जाएगा। आप ही देखो ना, जब आप सोते हो या फिर आप अगर तबीयत आपकी खराब है और सडन कोई आपके आंख पे लाइट देता है तो क्या होता है, स्ट्रेन होता है आंखों पे। अगर आप आंखों पे, तो आप कैसे कर लेते हो, यूं बचने के लिए आप आंखों से यूं कर लेते हो, तो ये स्ट्रेन होता है, तो पेशेंट को क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये हमारी लाइटिंग था जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या इन्फ्लुएंस है। लाइटिंग के बारे में मैंने बताया कि लाइटिंग कैसे रहनी चाहिए, है ना, लाइट वगैरह कैसे रहनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज नॉइज। देखो यार, सबसे नॉइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में किया जाता है। अगर पेशेंट के इर्द गिर्द इतना शोर होता रहेगा, ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, इरिटेट हो जाता है। तो ये कहता है ना कि प्रोड्यूस इरिटेबिलिटी। अगर कोई पेशेंट रिटर्न कब कहते हैं तबीयत खराब है हमारी, या किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके आसपास लोग चिल्लाने लगे तो पेशेंट क्या होता है, इरिटेशन होता है, वो परेशान हो जाता है। तो इरिटेबिलिटी है जो वो डिस्कम्फर्ट में ज्यादा वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है पेशेंट को, तो उसको ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगता है। एक तो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा है किसी पार्टिकुलर डिजीज से, साथ साथ आप उसके सामने पूरा नॉइज पॉल्यूशन करने लगोगे या नॉइजी साउंड्स करने लगोगे, तो क्या होगा, उससे इरिटेबिलिटी होगी, वो रिकवर करने के बजाय ज्यादा इरिटेट होगा और ज्यादा सफर करेगा, ठीक है। तो नॉइज फ्री रहना है, रखना है उसके एनवायरनमेंट को। दूसरा रेस्टलेसनेस, ठीक है, नॉइज ज्यादा होगा तो बेचैनी होने लगती है। कभी देखना कोई पेशेंट है उसके सामने सडन डीजे होता है ना, डीजे जो आम शादियों में या फिर किसी फंक्शन में बजने लगता है, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। इसीलिए आज के डेट में बहुत सारी जगहों पर ना डीजे को लोग ना लो साउंड रखना पसंद करते हैं ना। जो जैसे कोई भी पेशेंट है, सपोज कोई हार्ट का पेशेंट है और सपोज कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज का पेशेंट है, तो वो इन सब चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करता है। या लोग भी चाहते हैं कि इन्वायरमेंट में डीजे जो है उसका प्रचलन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो हाई साउंड होता है, तो बेसिकली से जो वेव्स निकलती हैं, साउंड वेव्स, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कम्फर्ट करते हैं। तो पेशेंट के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता कि आप उसके पास डीजे बजाओ या नॉइजी साउंड करो। इसीलिए होता है ना, हॉस्पिटल होते हैं तो हॉस्पिटल के पास लिखा आता है, अगर आप बोर्ड देखोगे तो जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी दिस ना। मेरी ड्राइंग जो है थोड़ी सी खराब है, बट ये कहते हैं ना नो हॉर्न, है ना, नो हॉर्न। तो वो बताते हैं कि हॉस्पिटल के पास आपको ज्यादा हॉर्न नहीं प्रेस करना है, ज्यादा डीजे नहीं बजाना है। हॉस्पिटल का 100 मीटर जो दायरा होता है, बेसिकली 100 मीटर के दायरे में आपको गाने नहीं बजाने। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट के लिए इरिटेशन क्रिएट करता है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, साथ ही साथ रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी होने लगती है पेशेंट को, ठीक।
उसके बाद क्या होता है, फैटिग एंड एग्जॉस्शन। ठीक है, फैटिग थकावट होती है, पेशेंट को नॉइस होता है, वो ऑलरेडी एक सफर कर रहा है बीमारी से, और अगर आप उसके सामने पूरी तेज में गाने बजाओगे, लाउड स्पीकर पे गाने बजाओगे, तो उसके बाद फैटिग थकान होती है, वो इरिटेट होकर थक जाता है पूरा और एग्जॉस्ट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज इंटरफेयर्स विद स्लीप। नॉइस क्या होता है, जाहिर सी बात है, मैं सो रहा हूँ या फिर कोई पेशेंट सो रहा है हमारा, सपोज किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट सो रहा है, रात का टाइम है, और आपने क्या किया, एक ही बार लाके पूरा ढेर सारा साउंड या कोई चिल्लाने लगा, तो क्या होता है, हमारी स्लीप जो होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। और रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट का अच्छे तरीके से नींद लेना। ठीक है, अगर रिकवरी भी हो या फिर नॉर्मल डे लाइफ में भी हो, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, एट एन एवरेज 6 आवर्स अगर आप नहीं सो पाते हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, तो आप देखोगे प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ 6 आवर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 6 to 7 आवर्स ये नॉर्मल साइकिल है। वी हैव टू स्लीप, यू नो, वी हैव आवर हेक्टिक शेड्यूल्स, बट वी हैव टू स्लीप, है ना, हमारे हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, बट हमें 6 घंटे एटलीस्ट सोना है। तो ये सबके लिए आप, हमारा जो नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर नर्सिंग प्रोफेशनल है, आप जानते हैं हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कोर्स है, हमारी जो क्लासेस हैं, वो इतने हेक्टिक रहते हैं, या फिर हमारे जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं उस पर से बहुत हेक्टिक हो जाता है, असाइनमेंट्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना, तो उसके बीच में टाइम नहीं मिलता है। बट वी हैव टू मैंडेटरी, है ना, वी हैव टू डू दिस मैंडेटरी टू स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स। हमें 6 घंटे ना एकदम सोना ही सोना है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है अगर, या कॉन्स्टेंट बना कर रखता है। सपोज अगर मैं सुबह रात के 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, और मैं अगर 5 या 4 बजे उठ जाऊं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, मैं दिन भर स्लीपी फील करूंगा। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ पेशेंट है, अगर आप पेशेंट के साथ चिल्लाओगे तो उसकी रिकवरी बहुत कम हो जाएगी, वो सोया हुआ है, उसकी नींद खराब होगी, तो वो नींद खराब होने से क्या होगा, उसका साइकिल जो है, ठीक है, सर्केडियन साइकिल कहते हैं ना, सर्केडियन साइकिल, वो इंटरफेयर करेगा उसके साथ, और वो जब खराब होगी तो रिकवरी स्लो हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पेशेंट के स्लीप के साथ इंटरफेयर करता है नॉइज, तो नॉइज थोड़ा सा कम रखें, इसलिए नो हॉर्न्स करते हैं, या फिर नो डीजे वगैरह, नो साउंड, हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, 100 मीटर दायरे में। फिर नेक्स्ट है विस्परिंग कॉजेस एप्रीहेंशन एंड अनसर्टेनिटी। एप्रीहेंशन मतलब होता है दोस्त अनिश्चितता, ठीक है, शक होना, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता। और अनसर्टेनिटी मतलब होता है कोई सर्टेन नहीं है, कुछ बाउंडेशन एकदम बाउंडेड नहीं है, खास नहीं है। तो क्या होगा ना, अनसर्टेन मतलब कोई फिक्स नहीं है, कह सकते हो ना, कोई पार्टिकुलर फिक्सिंग नहीं है कि ये चीज होगी। सर्टेनिटी होता है ना, सर्टेनिटी कि हाँ ये सर्टेन क्राइटेरिया है, ये आपको मानना है, या फिर ये सर्टेन थिंग्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो विस्परिंग मतलब क्या होता है, बुदबुदाना। आप देख लेंगे, या फिर कोई पेशेंट है, तो पेशेंट के सामने अगर कोई नर्सिंग प्रोफेशनल, अगर हम एक दूसरे के कान में बुदबुदाना शुरू कर दे, या हम उसके अटेंडर या उसके विजिटर के साथ बुदबुदाना शुरू करते, तो पेशेंट के मन में क्या जाता है, अनिश्चितता आती है, वो अनसर्टेन हो जाता है। उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि कोई तो ऐसी चीजें हैं जो मुझसे छुपाई जा रही हैं, ठीक है, वो डरा होता है, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है उस केस में। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखें, नर्सिंग एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल या नर्सिंग स्टूडेंट, पेशेंट के सामने आपको विस्परिंग नहीं करनी है। अगर पेशेंट के सामने आप विस्परिंग करोगे तो उसके लिए वो रेस्टलेसनेस हो, बेचैन हो जाता है, वो एनेक्सियस हो जाएगा, उसके लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कुछ तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, और वो रिकवरी रेट स्लो कर देता है। तो कभी भी नॉइज जो विस्परिंग है वो पेशेंट के सामने ना हो। कि आपको अगर कुछ पूछना है तो पेशेंट से अलग हट के हम पूछ लेते हैं, या फिर कोई बात होती है तो हम उसे बता देते हैं, पेशेंट की विजिटर को या अटेंडर को बता देते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ अनप्लीजेंट ओडर, है ना। देखो यार, कोई भी चीज है, सपोज मैंने कोई ग्लव्स यूज किया, एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल सभी जानते हैं, मैंने वो यूज ग्लव्स यूज किया, और मैंने उसे डस्टबिन में फेंकने की बजाय मैंने कहीं एक जगह दिया। अब मान लो सोचो डस्टबिन में ही रखा, ठीक है, और सपोज डस्टबिन में रख दिया, और उस डस्टबिन को कोई किसी ने पिक करने नहीं आया, ठीक है, जो स्टाफ है, जो क्लीनिंग स्टाफ है, वो कोई पिछले 4 दिनों से पिक करने ही नहीं आया, ठीक है, या उसकी नजर नहीं पड़ी, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन अदर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में। तो देखेंगे कि अगर कोई कॉज होगा, उसकी नजर नहीं पड़ी, और वो मैंने ग्लव्स फेंका, आज फेंका, कल फेंका, फिर सॉइल्ड जो होते हैं, जैसे जो लाइनन होता है वगैरह, कोई कपड़ा होगा उसने वो डस्ट में पड़ा हुआ है, स्वैब हो गया, वे पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, वो पूरा सड़ेगा, 3-4 दिन से है वो सड़ेगा, वो गंदा उसका ऑर्डर आएगा, और जब गंदा ऑर्डर आएगा तो वो एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, वो आराम से ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होने देना है। पेशेंट यूनिट में खास करके कोई भी ऐसी चीज लग रही है कि अगर हाँ ये चीज कॉज कर सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, तो उस चीज से बचना है, क्योंकि अगर वो पार्टिकुलरली अगर क्लीन नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर आपको वहां से मिलेगी, ठीक है, उस पार्टिकुलर जगह से अनप्लीजेंट ऑर्डर मिलेगी। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि अनप्लीजेंट ऑर्डर का एलिमिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, सॉइल्ड आर्टिकल से उनका रिमूवल होना जरूरी है।
नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल। वाटर सप्लाई एकदम क्लीनिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो क्लीन होनी चाहिए, एकदम प्यूरिफाइड होनी चाहिए। अगर सपोज पेशेंट यूनिट के लिए कुछ अगर आप अदर उसकी साफ सफाई के लिए यूज करो तो वो वाटर भी क्लीन होना चाहिए। सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो वाटर है वो क्लीन नहीं होना चाहिए, आपने कोई वाटर उठाया और जस्ट वाइप कर दिया, ठीक है। डिस्टिल वाटर यूज करते हैं अंदर हमने वाइप करने के लिए, नॉर्मल वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमें सपोज वहाँ साफ सफाई भी करनी है, हम सपोज क्लीनिंग करना है वुंड है या फिर कोई सपोज कोई साइट है हमारी प्रोसीजर साइट है, तो उस साइट पे हमें क्या करना है, क्लीनिंग करने के लिए डिस्टिल वाटर यूज करेंगे, सेवलॉन का यूज करेंगे, जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उसके लिए करेंगे, ठीक है। और प्रॉपरली सीवेज डिस्पोजल, और जरूरी है कि सीवेज का डिस्पोजल जो हो वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। बेडरिडन पेशेंट है तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा आगे कि एक बेडरिडन पेशेंट के लिए बेड पैन होता है, ठीक है। तो जब हम वहां से ट्रॉली टाइप की होती है, वो जब वो पार्टिकुलर ट्रॉली को चलाते हैं तो वो बेड पैन जो बीच सेंटर होता है बेड का, तो सेंटर बेड में ये बेड पैन चला जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। यू कैन सी सपोज दिस इज अ बेड, तो जब हम ट्रॉली उसको घुमाएंगे जो जैसे चेन होता है, तो ये जो सेंटर होता है और ये जो सेंटर होता है बेड का, तो यहाँ ये वैकेंट हो जाता है और इसके नीचे क्या आता है, बेड पैन, ठीक है। ये बेड रिडन पेशेंट के लिए होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो बेड पैन आ जाता है और फिर जो पेशेंट होता है बेड रिडन होता है वो हमारा इसमें क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, यूरिनल करता है या फिर एक्सक्रीशन करता है, जो भी करता है, तो वो वापस रिमूव हो जाता है, उसके थ्रू वो डिस्पोजल ग्राउंड में डिस्पोजल बैग में चला जाता है, डिस्पोज हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है पेशेंट यूनिट के लिए। नेक्स्ट है एस्थेटिक फैक्टर्स। एस्थेटिक फैक्टर्स पे सभी जानते हैं, एस्थेटिक होना है ना, जस्ट लाइक दैट। आज की डेट में लोग ना एस्थेटिक पिक्चर्स आ रही हैं, एस्थेटिक लोग हैं, तो एस्थेटिक फैक्टर्स होता है डिजाइन, ठीक है, डिजाइन या अरेंजमेंट। किसी भी रूम को अगर आप अच्छे तरीके से डिजाइन करोगे, अच्छे तरीके से, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, एक और टॉपिक है तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे डिजाइन आर्किटेक्चर जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट है उसमें पढ़ेंगे हम कि कैसे डिजाइन या आर्किटेक्चर जो है, अरेंजमेंट जो है वो इम्पैक्ट डालता है पेशेंट के, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है पेशेंट के इन्वायरमेंट में। पेशेंट के जो इन्वायरमेंट में हार्मोनी होगा ना, तो एस्थेटिक फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट के हार्मोनी के साथ, ठीक है। तो उस केस में पेशेंट फिर क्या होता है, ज्यादा चांसेस उसके कि तेजी से रिकवर हो पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब अगला जो टॉपिक है वो भी देखेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा थेरेपेटिक इन्वायरमेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं थेरेपेटिक इन्वायरमेंट के बारे में जानना, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे थेरेपेटिक इन्वायरमेंट में इंट्रोडक्शन उसका, और उसमें डेफिनेशन देखेंगे थेरेपेटिक इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, ठीक है, किसे हम थेरेपेटिक इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि वर्ड है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक में आप देखोगे ये वर्ड आता है किससे, थेरेपी, इट इज अ काइंड ऑफ थेरेपी। ये क्या है, एक तरह की थेरेपी है, इट इज अ काइंड ऑफ थेरेपी। थेरेपेटिक इन्वायरमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट को थेरेपी देनी है, काइंड ऑफ थेरेपी। क्यों थेरेपी क्यों देते हैं कि अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट में है, अगर पेशेंट अनईज में है, ठीक है, उसे आराम नहीं है, उसे एंजाइटी है, वो डिस्कम्फर्ट है, तो उसको कंफर्ट देने के लिए, एनेक्सियस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, थेरेपी देते हैं। जो उसे डिस्कम्फर्ट है, जो उसे प्रॉब्लम है, पेन में है, उस पेन से क्या हो, उसे मुक्ति मिले, उस पेन से उसे आराम मिले, या उसका पेन जो हो वो थोड़ा कम हो जाए, जो डिस्कम्फर्ट है वो क्या हो जाए, थोड़ा कम मिल जाए, कम हो जाए, सॉरी। तो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट क्या कहता है डेफिनेशन कि थेरेपेटिक इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेफ एंड इंगेजिंग स्पेस, ठीक है। क्या होगा, एक सेफ और इंगेजिंग स्पेस होगा दैट फोस्टर्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। फोस्टर्स मतलब होता है इनकरेज करना, ठीक है, प्रोत्साहन देना, यू कैन कॉल इट, हिंदी में अगर कहोगे तो क्या कहोगे, इनकरेज करना, इनकरेज करना, या फिर हिंदी में कहो तो क्या होगे, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना है, ठीक है। तो एंगेजिंग स्पेस दैट फोस्टर्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, क्या करता है कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग को फोस्टर करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये हमारा डेफिनेशन था थेरेपेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है थेरेपेटिक इन्वायरमेंट में, अगर पेशेंट को हमें आउटर इन्वायरमेंट से, जो मैंने पीछे क्लास में बताया था, नॉइज हो गया, एक्सटर्नल लाइट हो गई, साउंड हो गया, है ना, मान लो और अदर फैक्टर्स हो गए, एस्थेटिक फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते थे, तो उन सारे फैक्टर्स से हमें बचाना है पेशेंट को, ठीक है। उन मान लो वो सारे पेशेंट जो है ना, सपोज कि वो सारे पेशेंट डिस्कम्फर्ट करते हैं पेशेंट के, सारे फैक्टर्स जो है वो डिस्कम्फर्ट करते हैं पेशेंट के, तो उन सारे फैक्टर्स से हमें पेशेंट को बचाना है, उसे उन चीजों से बचा के रखना है और अच्छा इन्वायरमेंट देना है ताकि जो उसका हीलिंग प्रोसीजर हो, ठीक है, जो हील करने का प्रक्रिया हो, जो हील करने का स्पीड हो वो तेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हील करने में बेसिकली बात है कि हील करने में प्रोसीजर स्लो होगा, ठीक है, तो अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, तो क्या होगा, जो हीलिंग प्रक्रिया, जो उसका हील करने की टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो तेजी से हील नहीं कर पाएगा। और हमें क्या करना है,
हमें पेशेंट को तेजी से हील करवाना है, ठीक है, ताकि वो जल्दी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से डिस्चार्ज होकर अपने घर में रहे, एक अच्छी लाइफ फुलेस्ट एक्सटेंट तक जी ले, ठीक है। तो बेसिकली जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट होता है उसका क्या गोल रहता है कि जो पेशेंट है वो अपनी लाइफ को लिव हिज लाइफ, है ना, लिव हिज लाइफ अप टू फुलेस्ट एक्सटेंट। हम क्यों ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का, हम किसी पेशेंट को क्यों थेरेपी देते हैं, वो अपनी लाइफ अपने एक्सटेंट जो फुलेस्ट पोटेंशियल है उस एक्सटेंट तक वो जी सके, ठीक है। क्योंकि अगर उसे सपोज उसकी लाइफ में कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है, उसकी लाइफ में सपोज कोई अनइजनेस आ रही है, पेन आ रहा है, तो उसको ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस सिचुएशन में वो बेहतरीन तरीके से अपने फुलेस्ट पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फिर सपोज कभी कभी होता है ना कि हम जस्ट लाइक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की या किसी प्रिपरेटरी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या होता है अगर आपकी तबियत खराब हो जाए तो हमारी प्रिपरेशन क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। क्या होगी, जो तबियत खराब हुआ वो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हमारी प्रिपरेशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि हमारी तबियत खराब हो गई, हम डिस्कम्फर्ट में आ गए। तो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट क्या करेगा, वहां पे आपको उस डिस्कम्फर्ट से जल्दी निकालेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो जारी रहे और आपकी जो लाइफ है वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक आप यूज कर सको। जो आपका एग्जाम है आप उसमें अपना फुलेस्ट पोटेंशियल का यूज करके एग्जाम को दे सको और अच्छी तरीके से निकल सको, ठीक है, उस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको बेसिकली। तो ये थेरेपेटिक इन्वायरमेंट का डेफिनेशन था कि थेरेपेटिक इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेफ एंड एंगेजिंग इन स्पेस दैट फोस्टर्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। द नेक्स्ट वन इज कि ये कैसा रहना चाहिए, ठीक है, जो हमारा थेरेपेटिक इन्वायरमेंट है वो कैसा रहना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि द थेरेपेटिक इन्वायरमेंट शुड बी, ठीक है, थेरेपेटिक इन्वायरमेंट शुड बी, इट शुड बी पेशेंट सेंटर्ड, ठीक है, कैसा रहना चाहिए, पेशेंट सेंटर रहना चाहिए। पेशेंट सेंटर्ड का मतलब हो गया कि हमारा जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट रहेगा वो पेशेंट को लेकर रहेगा, ठीक है, पेशेंट को ध्यान में रख के हम सारी चीजों का अरेंजमेंट करेंगे उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में। अगर पेशेंट को कोई सपोज कोई पार्टिकुलर डिजीज है जिससे वो सफर कर रहा है, सपोज डेंगू होता है ना, डेंगू केस में क्या होता है कि पेशेंट अगर डेंगू से सफर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट सेंटर्ड, हम उसे नेट्स यूज करते हैं, मॉस्किटो नेट्स का यूज करते हैं, पेशेंट सेंटर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को सर्जरी हुई तो हमने मॉस्किटो नेट लगा दिया, ऐसा तो कभी नहीं करते कि पेशेंट को सर्जरी केस में मॉस्किटो नेट लगाया। अगर कोई सपोज कोई और बीमारी हो गई, जैसे कोलिलिथियासिस हुई, तो उस केस में हमने मॉस्किटो नेट लगाना शुरू किया, नहीं, हम पेशेंट सेंटर्ड, ठीक है, पेशेंट सेंटर्ड जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली पेशेंट को फोकस करके होता है, ठीक है। तो पहला है कि इट शुड बी पेशेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, हमारा जो फोकस है वो इंडिविजुअलाइज्ड रहना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास 4 पेशेंट है, सपोज दैट इफ यू हैव 4 पेशेंट, okay, got it? अगर हमारे पास 4 पेशेंट हैं तो हमारा काम क्या है, सारे पेशेंट्स को देखना। तो हम हमारा जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट है हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो कहता है कि इंडिविजुअलाइज्ड, एक टाइम में, एट ए टाइम। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स at a time we should focus on one individual, एक बार में एक ही इंडिविजुअल को फोकस करके हमें ट्रीटमेंट करना है। हम कभी भी करते हैं क्लियर, तो क्या करते हैं कि जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए हम क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे पता है कि इसे डेंगू है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डेंगू से सफर कर रहा है, तो मैं नेट सिर्फ इसी पेशेंट को लगाऊंगा, ठीक है, मुझे देखना चारों पेशेंट को वार्ड में, बट व्हाट विल डू, आई विल डू जस्ट पुट मॉस्किटो नेट फॉर दिस पेशेंट, ठीक है, मैं सिर्फ इस पेशेंट के लिए मॉस्किटो नेट का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि डेंगू इसे है, ना कि इन सबको। बट हाँ, एज ए प्रोविजन, एज ए प्रिवेंशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रिवेंशन वी कैन यूज मॉस्किटो नेट फॉर ऑल, बट इन प्राइमरली केस वी विल यूज मॉस्किटो नेट फॉर दिस पेशेंट, ठीक है। तो हमारा जो केयर क्या हो गया, वो इंडिविजुअलाइज हो गया, हम एक इंडिविजुअल को लेके फोकस में वो सारा केयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि फ्लेक्सिबल क्या होता है, कि क्यों थेरेपेटिक इन्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल रखा जाता है। देखो फ्लेक्सिबल होता है कि झुकाव करना, ठीक है, उसकी तरफ उसके हिसाब से एडजस्ट करवाना। जस्ट लाइक अगर मान लो कोई पेशेंट है, अगर वो खाना खा रहा है
और उसमें क्या होता है, सपोज वो दलिया खाना पसंद नहीं करता है, बट हम उसे सिर्फ लिक्विड डाइट ही दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिव डाइट देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिशनल नीड हो वो पूरा हो जाए, जो उसकी डेली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाए। क्योंकि अगर देखो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को उसकी जो रिकवरी रेट होगी वो स्लो हो जाएगी बेसिकली। और हमें क्या करना है, पेशेंट की रिकवरी रेट को स्लो होने नहीं देना है। हम मेडिकेशन दे रहे हैं, बट अगर पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, पेशेंट खाएगा नहीं तो रिकवर कैसे करेगा, बेसिक सी बात है। तो हम उसके हिसाब से डाइट क्रिएट करते हैं, हम उसके इर्द गिर्द होने वाली सारी चीजों को देखते हैं कि उसे क्या पसंद है, उस तरह की डाइट बनाते हैं। पसंद है मतलब ये नहीं कि हम उसे चाट चाउमीन या उसे समोसे खिला रहे हैं, ठीक है। पसंद है यानी जो हमारे पास डाइट है, बेसिक डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, ठीक है, नॉट जंक फूड, जो हेल्दी डाइट है, उस हेल्दी डाइट में से चूज करेंगे कि पेशेंट के हिसाब से कौन सी डाइट है जो उसे अच्छी लगती है, और हम उसमें थोड़ी सी क्या करें, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि पेशेंट को अगर ये नीड है तो हम फ्लेक्सिबल अपना थेरेपेटिक एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं कि उसके हिसाब से मैंने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया ताकि उसे अच्छा भी लगे और हमारा रिकवरी रेट फास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन टू सपोर्ट डिफरिंग फंक्शनल लेवल्स। अगर क्या होता है कि देखो क्यों इसको डिजाइन करते हैं कि अगर फंक्शनल लेवल क्या होगा, फंक्शनल लेवल जो हमारा काम करने की जो क्षमता है वो अगर गिरने लगे, अगर पेशेंट की जो बेसिक अमेनिटीज नॉट बेसिक जो प्रॉपर फंक्शनिंग है कि मान लो सपोज वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है, लेकिन अगर इन केस क्या होता है वो बेड रिडन हो जाता है, हमारे क्या होगी, बेड मतलब क्या हो जाए, बेड पे हो जाना। अब वो एबल नहीं है कि वो इस बेड को, पार्टिकुलर बेड को उठ के जाए और फ्रेश हो जाए, जो उसकी सैनिटेशन नीड्स है, ठीक है, क्या है, सैनिटेशन नीड्स, सैनिटेशन, ठीक है, वो क्या है, सैनिटेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उठ के नहीं जा पा रहा है, वो सिर्फ बेड रिडन है, ठीक है। बेड पेन मैंने बताया था आपको, जो सैनिटेशन के लिए क्या होता है, बेड पेन होता है कि वो बेड पेन बेड के नीचे से मैंने बताया भी था कि वो हटाते हैं और फिर वो जस्ट वहीं पर उसका एक्सक्रीशन कर लेता है अपना जो भी करना होता है। तो बेड रिडन पेशेंट हो जाता है, सैनिटेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि फंक्शनल लेवल क्या हो गया, गिर गया। तो हमारा जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट रहता है वो इस चीज से फोकस रहता है कि जो अगर उसका फंक्शनल लेवल डिफर कर रहा है, अगर गिरता जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट उस चीज को रोकेगा, ठीक है, उसके हिसाब से सारी चीजों को करेगा और उसका जो फंक्शनल लेवल है उसको गिरने से रोकेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिकवरी रेट के लिए फोकस करेंगे कि पेशेंट जो है वो अपना जो खुद है सैनिटेशन खुद से कर सके तो और अच्छा, फिर धीरे धीरे खुद से चलने लगे, थोड़ा बहुत टहल रहे हैं तो दैट विल बी गुड। नेक्स्ट है सपोर्टिव ऑफ ईच इंडिविजुअल, ठीक है। और जो हमारा थेरेपेटिक एनवायरनमेंट है बेसिकली इस चीज से फोकस करता है कि जो भी इंडिविजुअल है उस इन्वायरमेंट में, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस इन्वायरमेंट में है, वो सारे जो जितने भी इंडिविजुअल है, ईच इंडिविजुअल वो पेशेंट को लेकर फोकस्ड हो, सारे सपोर्टिव। ऐसा ना हो कि 4 लोग सपोर्टिव है, 4 लोग उससे अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो इंडिविजुअल का सपोर्ट हो, सारे इंडिविजुअल्स का, वो पेशेंट सेंटर्ड हो, सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करना है, उसको इनकरेज करना है ताकि उसकी रिकवरी जो है वो तेज हो सके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने डेफिनेशन बताया आपको और कैसा रहना चाहिए थेरेपेटिक इन्वायरमेंट उसके बारे में। अब अगले आगे जो हम टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक में देखेंगे कि हमारा गोल्स क्या होता है थेरेपेटिक इन्वायरमेंट। तो अब देखेंगे कि गोल्स ऑफ थेरेपेटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या गोल्स होते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है, थेरेपेटिक इन्वायरमेंट को क्या क्या गोल होते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं थेरेपेटिक इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए। तो कहता है कि थेरेपेटिक इन्वायरमेंट का पहला गोल जो होता है वो कहता है एलिमिनेट्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स सच एज नॉइज, ग्लेयर, लैक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि सबसे पहले हमें उन स्ट्रेसर्स को एलिमिनेट करना है, निकालना है जो पेशेंट के लिए थेरेपेटिक इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करेंगे। मैंने पहले भी कहा था जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको थेरेपेटिक इन्वायरमेंट हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि वो जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर करें ताकि पेशेंट को क्या हो, कंफर्ट हो। देखो बेसिकली अगर क्या होता है कि अगर तुम देखो सपोज अगर नॉइज है, ठीक है, तो हम देखेंगे, ठीक है, अगर नॉइज हो तो हम देखते हैं ना ये इस तरह का साइन बना रहता है, नो हॉर्न, नो हॉन्किंग, नो हॉर्न या नो हॉन्किंग जो भी कहते हैं, हॉर्न भी कहते हैं। हम हॉस्पिटल देखिए 100 मीटर के दायरे या 200 मीटर के दायरे में आपको लेस देन 200 मीटर्स आपको हॉर्न नहीं बजाना होता है या फिर डीजे वगैरह नहीं बजाना होता है। डीजे जो होते हैं, बॉक्सेज होते हैं, हम बड़े बड़े बॉक्स आजकल नॉइज सॉल्यूशन करने के लिए हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, हॉस्पिटल के आसपास आपको ये बॉक्सेज नहीं बजाने होते हैं, ये नियम है, ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशन है कि आपको ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली पेशेंट
इरिटेबिलिटी होता है, पेशेंट को इरिटेबल होता है, तो थेरेपेटिक एनवायरनमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि नॉइस क्रिएट हो रहा है और जो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। दूसरा क्लियर, चमक, मैंने कहा था कि हमारा जो सपोज स्क्रीन है और कहीं से लाइट आ रही है और वापस वो लाइट रिफ्लेक्ट होके पेशेंट के फेस पे या पेशेंट के आईज पे जा रही है किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, तो उस ग्लेयर को रोकना है। कैसे रोकेंगे, या तो कर्टेन्स लगा के रोकेंगे, ठीक है, कर्टेन्स लगा देते हैं, उन चीज से रोकते हैं, या फिर कोई और तरीका है, जो लाइट जहां से आ रही है पार्टिकुलर जिस एंगल से आ रही है उस एंगल पे हम वैसा चीजें रख देंगे जो उससे रिफ्लेक्शन कम हो जाए या रिफ्लेक्शन ना हो, बेसिकली ना होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इरिटेबिलिटी करेगा, तो पेशेंट को इरिटेशन होगी, तो वो रिकवरी रेट क्या होगा, स्लो करेगा, वो बार बार चिढ़ा रहेगा उससे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंट को रिकवर करने के लिए पेशेंट काम डाउन रहना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अलग कहते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी नहीं मिलेगी पेशेंट को, ठीक है, अगर उसे लगा है कि मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ठीक है, प्राइवेसी क्या होता है, प्राइवेसी को वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है प्राइवेसी का, तो फिर उस केस में वो सारी चीजें नहीं, मैंने पहले ही बताया, वो सारी चीजें आपसे शेयर नहीं करेगा। और उस केस में क्या होगा, पेशेंट आपसे सारी चीज जब तक बताएगा नहीं, सब कुछ खुल के नहीं बोलेगा, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला था कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। उसकी प्राइवेसी को या तो कर्टेन देते हैं, बेड साइड कर्टेन रहते हैं, उनको बेड साइड कर्टेन लेके करना है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कनेक्ट पेशेंट टू द नेचर विद व्यूज टू द आउटडोर्स इंटीरियर गार्डन्स एक्सेट्रा, ठीक है। पेशेंट को अच्छी एस्थेटिक फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पेशेंट को अच्छे तरीके से जल्दी रिकवरी करानी है, तो उसको किससे लिंक करना है, उसको किससे कनेक्ट करना है, आउटडोर से, ठीक है। अच्छे अच्छे फूल पत्तियां जो होती हैं, हम फूल आते हैं, कहते हैं कि पेशेंट अगर बीमार रहता है तो आप देखोगे कोई से छोटा सा फूल का पौधा लेके जाता है ना, कि उसमें अगर फ्रेग्रेंस, हम फ्रेग्रेंस के लिए लेते हैं वो अच्छा, हम इसलिए लेते हैं कि वो हम एक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द, ताकि उसकी रिकवरी जो हो वो फास्ट हो जाए, ठीक है, वो रिकवरी रेट जो हो इंक्रीज कर जाए। तो हम उसे गार्डन के पास ले जाते हैं, कहते हैं गार्डन के पास लेके जाएंगे या इंटीरियर गार्डन से मिलेगा, एक्वेरियम रख देते हैं कभी कभी, ठीक है, कि जो मछली होती है वो सब क्या है, ये सारा चीज जो है आप देखना बहुत हॉस्पिटल में एक्वेरियम होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एज ए थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। एक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें हिस्सा होती हैं, ठीक है, कि हमें जो पेशेंट जो है उसको कंफर्ट फील कराना है, तो इन सारी चीजों से लिंक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देना है उसको उसकी फैमिली से मिलने के लिए, उसको सोसाइटी के जो लोग आते हैं जिससे उसकी बनती है, ठीक है, जिससे उसका बातचीत होती है, जो उन्हें कंफर्ट अवेलेबल कराते हैं, या फिर जो उसे लगता है कि मैं इस पार्टिकुलर पर्सन से सोसाइटी में बात करूंगा तो मुझे अच्छा महसूस होता है, गुड फील कराते हैं। तो बेसिकली उनसे मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देनी होती है, वो टाइमिंग बाउंडेशन कहते हैं, हॉस्पिटल में टाइमिंग बाउंडेशन है, ठीक है। पेशेंट को मिलने के लिए 1 घंटा आवर दिया जाता है, फैमिली को या उसके रिलेटिव्स को या उसके सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं जो सोसाइटी में आते हैं उनसे मिलने के लिए। क्यों देते हैं, ताकि वो उनसे अपनी बातें कह सके, जो बातें वो आपसे नहीं कह पा रहा सपोज वो उनसे कहे, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट उसे मिले, सोशल सपोर्ट मिले, ताकि उसकी रिकवरी रेट स्लो जाए, वो इजिली इन सब चीजों से इस जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उससे अलग रहे, ठीक है, अलग इन्वायरमेंट मिले बेसिकली। नेक्स्ट है प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन सच एज इंटरेक्टिव आर्ट, एक्वेरियम, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। कह रहे हैं कि पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, कि जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा है, किसी पेशेंट को एंग्जाइटी लगेगा, एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है, कुछ अदर पेशेंट जो है मान लो वो चिल्ला रहा है, उसे पेन है, कोई अदर पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, अच्छा, तो क्या होता है, ये इन्वायरमेंट जो हॉस्पिटल क्या है वो पैनिक इन्वायरमेंट है, एनेक्सियस इन्वायरमेंट, तो इस इन्वायरमेंट से उसे डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन देना है। तो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में क्या देना है, सच एज इंटरेक्टिव आर्ट, एक्वेरियम्स, म्यूजिक, ईटीसी, ठीक है। नेगेटिव अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो वहां यहाँ क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि देखो पेशेंट जो होता है बेसिकली, अगर हम साइकेट्रिक वार्ड की बात करें, साइकी वार्ड की बात करेंगे, तो उसमें नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, पेशेंट स्मोक करने लगता है, ठीक है, उसे हेल्प करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, तो वो नेगेटिव तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो इस चीज से कोप अप करने के लिए क्या करता है, वो स्मोक करेगा, वो ड्रग अब्यूज करने लगता है, तो उस केस में, ठीक है, एट अ शॉर्ट टाइम हो सकता है वो डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है उससे, कि पेशेंट जो है वो इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, उससे उसे डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम वो एक नई बीमारी उसके अंदर वो पनपती जा रही है। तो हमें पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन देना है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन नहीं देना है, और इस सब चीजों का ध्यान रखना है खास करके। तो मैंने बताया कोई पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या होगा, इंटरेक्टिव आर्ट होगा, एक्वेरियम्स होंगे, म्यूजिक दे सकते हैं, ठीक है, और मेलोडियस म्यूजिक होता है, लिटिल बिट एकदम फ्लूट म्यूजिक कह सकते हैं, या फिर सपोज पियानो म्यूजिक हम कभी बजाते हैं ना कि पेशेंट जो है वो हील करे तेजी से, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, ये सारे क्या है, थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है।
एक थेरेपी देने का तरीका है। हम कहते हैं म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, हम कहते हैं कि आर्ट थेरेपी दे रहे हैं। हम अगर किसी पार्टिकुलर पेशेंट को किसी पार्टिकुलर आर्टिस्ट प्रोफेशन से वो बिलोंग करता है, तो अगर उससे अच्छी सी आर्ट्स दिखाई जाएगी तो उसका क्या होगा, मन खुश हो जाएगा, वो एक फ्रेश फील करेगा, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट फील करेगा और वो जल्दी से रिकवर करेगा। नेक्स्ट है इंजेंडर्स फीलिंग ऑफ पीस, होप, रिफ्लेक्शन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। उसमें फीलिंग ला देनी है होप की, ठीक है, उसको फीलिंग इंजेंडर करना है आपको, उसमें फीलिंग ऐसी आनी चाहिए, उसके लिए इंकरेज करना है कि जो पेशेंट है उसमें होप की फीलिंग है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेशेंट उम्मीद हार बैठे कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, और ये फीलिंग जब किसी पेशेंट में आ जाएगी तो उसकी रिकवरी रेट, उसकी हेल्दी जो हेल्थ जो है वो और डेटोरेट करने लगेगी, और वो डेटोरेशन लेवल इतना गिर जाएगा क्योंकि पेशेंट ने अपनी इच्छा शक्ति खो दी है। तो जरूरी है कि पेशेंट को शांति की और होप, उम्मीद की फीलिंग जगी रहनी चाहिए कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ और चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहे उस चीजों पर, ठीक है, उसका माइंड जो है पॉजिटिव तरीके से काम करे। रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन दिखे उसको, हाँ हम ठीक हो सकते हैं और धीरे धीरे हम ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन, हम स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या कहते हैं, अध्यात्म, ठीक, आध्यात्मिक तरीके से भी कभी कभी हम रिलीज वो करते हैं, सॉरी रियलाइज कराते हैं कि हमारा पेशेंट है वो फील कर रहा है, अच्छा करता है, ठीक है। तो हम सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को थेरेपेटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं और इन सारे गोल्स को अचीव करते हैं, ताकि हमारा पेशेंट जो है वो रिकवरी रेट उसकी तेज हो जाए और जल्दी से हील करे, और पेशेंट जो बेसिकली हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो उस इन्वायरमेंट से डिस्चार्ज हो सके। तो अब आगे देखेंगे अगले लेक्चर में कि अगले लेक्चर में हमारा अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो इस बारे में मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा और आज का लेक्चर बताएंगे कैसा लगा आपको। थैंक यू।